हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल शेयर बंधु। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में और ये कंपनी क्या करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब ये कंपनी पब्लिक से बिना डिपॉजिट लिए काम करती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के खरीदने और रिनोवेशन के लिए लोन देती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के पास लगभग 3 लाख कस्टमर्स थे और ज़्यादातर कस्टमर्स इनके होम लोन कैटेगरी में आते हैं। इस कंपनी की देश भर में लगभग 215 ब्रांचेज हैं और इस आईपीओ का जो मकसद है, कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाना चाहती है जिससे कि ये और ज़्यादा कस्टमर्स को लोन दे पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आईपीओ की कुछ खास डेट्स जो कंपनी ने मेंशन की है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आईपीओ ओपन हो चुका है 9 सितंबर को और आईपीओ की क्लोज होने की डेट है 11 सितंबर। अगर आपका आईपीओ अलॉट होता है तो आपको अलॉटमेंट 12 सितंबर को आता दिखाई देगा और अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आपका जो रिफंड है वो 13 सितंबर तक प्रोसेस कर दिया जाएगा। अगर आपका आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमेट अकाउंट में ये जो शेयर्स होंगे वो 13 सितंबर तक क्रेडिट होते दिखाई देंगे और जो आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 16 सितंबर रखी गई है। यानी अगर आप चाहें तो अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में 16 सितंबर से आप बेच सकते हैं। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना वो 66 to 70 रखा गया है, यानी एक शेयर की कीमत 70 रुपीज़ है और एक लॉट में लगभग 214 शेयर यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इस आईपीओ में कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जैसे पहले देखा हमने 214 शेयर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 13 कैटेगरी में एक रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकता है और जैसा आप देख रहे हैं कि एक लॉट के लिए लगभग आपको 14,980 रुपये चुकाने होंगे और अगर 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 1,94,740 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरीज में मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए लॉट की जो निर्धारित संख्या है वो 67 लॉट्स की रखी गई है। इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, तो इसका अलॉटमेंट आपको इन्हीं की साइट पर जाकर चेक करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। एक निगाह डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी। तो कंपनी ने यहाँ पर 2022 से जून 2024 तक का डेटा दिया है। मार्च 2022 में कंपनी के एसेट्स 48,527 करोड़ के थे, जो जून में आते आते लगभग 88,538 करोड़ के हो चुके हैं। तो एसेट्स में काफ़ी इजाफा यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही हमें रेवेन्यू में भी अच्छा खासी बढ़त होती दिख रही है। मार्च 2022 में 3,767 करोड़ का इनके पास रेवेन्यू था, जो बढ़कर 5,665 करोड़ हो गया मार्च 2023 में। वहीं मार्च 2024 में ये 7,617 करोड़ हो गया और अभी तक जो जून क्वार्टर है, जिसमें कि 3 महीने अप्रैल, मई एंड जून, उसमें इन्होंने 2,208 करोड़ के लगभग रेवेन्यू कमाया है। तो फाइनेंशियल पे तो कंपनी ठीक ठाक दिखती है। इनका नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ रहा है, जहाँ मार्च में इनका नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 709 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2024 तक 1,731 करोड़ हो चुका है और इन 3 महीनों में, इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के 3 महीनों में 482 करोड़ का यहाँ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। कंपनी के पास सरप्लस भी काफ़ी है। मार्च 2022 में 1,858 करोड़, 31 मार्च 2023 तक इनके पास 3,791 करोड़ और 31 मार्च 2024 तक इनके पास 5,520 करोड़ के आसपास रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी है कैश।
इस क्वार्टर में अगर आप देखें ना, थोड़ा सा कैश ये रिजर्व कम हुआ है। यहाँ पर देखो तो 4,252 करोड़ का इनके पास रिजर्व है अभी तक। कंपनी के पास बोरोइंग्स भी अच्छी खासी बढ़ी है। अगर आप देखें तो 41,492 करोड़ इनके पास 31 मार्च 2022 तक थे, जो बढ़ के इनकी बोरिंग्स हो गई लगभग 53,745 इन मार्च 2023। 31 मार्च 2024 तक 69,000 के आसपास इनकी बोरिंग्स हो गई। और अभी करंट इनके पास जो बोरिंग है वो बोरोइंग है 73,000 करोड़ के आसपास। तो बोरोइंग्स भी इनकी साथ ही साथ बढ़ भी रही है, ये भी हमें देखना होगा। बट ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक दिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं कि जिस प्राइस पर, यानी लगभग 66 से 70 रुपये का जो प्राइस बैंड रखा है, इस प्राइस बैंड पर कंपनी का आईपीओ वर्थ है अप्लाई करने के या नहीं, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, देख लेते हैं इसको भी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का लिंक आप तक समय से पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि किसी भी यूट्यूबर का जो मोटिवेशन है ना, वो सब्सक्राइबर से ही होता है, तभी उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, तभी वो मोटिवेट भी होता है अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, नॉलेज अपनी शेयर करने के लिए। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नज़र डालते हैं यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की पे। कुछ KPI से अगर देखें, अगर किसी भी IPO का, किसी भी शेयर का हमें पता करना है कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए। तो एक बार KPIs पे निगाह डाल लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो 5.7 है, जैसे हम देखा था। कंपनी की जो बोरिंग्स है वो भी लगातार बढ़ी रही हैं। यहाँ पर जो कंपनी ने अपना अर्निंग पर शेयर शो किया है, प्री IPO 2.21 और IPO आने के बाद जो हो जाएगा 2.32, जो कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कम लगता है बाकी के पीयर्स के कंपैरिजन में। राइट हैंड साइड में मैंने इनके पीयर्स भी लिख दिए हैं जो इनके कंपटीटर्स हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, PNB हाउसिंग है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इनका जो PE है तो लगभग 22, अगर आप देखो हुडको का 22 का PE है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का देखो तो 8 ही है ना। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस का 17 है। बट इनका जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो प्री IPO ही 31.62 है और पोस्ट IPO वो 30 के आसपास है। तो इन सबसे ज़्यादा अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखोगे ना हाउसिंग फाइनेंस के एरिया में, तो लगभग 21 या 22 का PE होता है। बट यहाँ तो इसका पहले से ही 30 या 31 के आसपास चल रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इस प्राइस पे भी ना, जिस प्राइस पे ये IPO आया लगभग 70 रुपये के आसपास, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पर दिख रहा है कि IPO थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ने इस IPO का अभी तक कैसा रिस्पांस दिया है। तो उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन डेटा की बात कर लेते हैं। तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक जो सब्सक्रिप्शन डेटा अवेलेबल था, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक 4 गुना, 4 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है, जो कि ठीक ठाक है। नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स में, जिसमें कि बिग HNIs और स्मॉल HNIs हैं, वहाँ पर 16 टाइम्स के आसपास इन्होंने इसको सब्सक्राइब किया, जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मैं इसको मानता हूँ कि हाँ ठीक है, इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। फिर हम देखें रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो लगभग 4 गुना के आसपास, 3.89, तो मतलब 4 गुना के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अप्लाई कर दिया है, जो हो सकता है कल तक और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी IPO क्लोज होने में एक दिन पूरा बाकी है। तो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब समझदार हो गए हैं, वो भी देख रहे होंगे कि कैसा रिस्पॉन्स इस IPO को मिलता है, उसी हिसाब से वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो लगभग 6.62 टाइम्स अभी तक ये IPO सब्सक्राइब हो गया है। कोई भी IPO अगर 5 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब होता है तो वो IPO ठीक ठाक होता है सब्सक्रिप्शन डेटा के बेसिस पे। तो सब्सक्रिप्शन डेटा तो इसको ठीक ठाक वैल्यू दे रहा है। हम इसको आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं कि इस IPO में ग्रे मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है। तो ग्रे मार्केट में इस IPO का जो प्रीमियम अभी तक चल रहा है, वो लगभग 64 के आसपास चल रहा है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट प्रीमियम इसका डबल है अभी तक। अगर ये प्रीमियम बना रहता है तो लगभग 134 रुपये के आसपास इसका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर प्रीमियम अभी है, ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है कल शाम तक। तो रिस्पॉन्स तो ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका अभी तक ठीक है।
अब आते हैं असली मुद्दे पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं फाइनल वर्डिक्ट से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और इस चैनल पर ना तो कोई स्टॉक की खरीदने या बेचने की सलाह होती है, या कोई कॉल या पुट खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाई जाती है, एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, जहाँ मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ और मैं नॉलेज गेन भी करता हूँ लोगों से। तो चलिए देख लेते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा हमने अभी देखा, ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगभग इसका प्रीमियम 64 है और 70 रुपीज़ का ये आईपीओ है, तो ऑलमोस्ट 134 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होगा अगर ये लिस्ट इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे होता है तो अगर मान लें अगर ये 134 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, और इसका हमें पता है, हमने अभी देखा था अर्निंग पर शेयर जो कि 2.21 था, तो इस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 134 रुपये पे लिस्ट होने पर इसका जो पी होगा ना वो लगभग 60 के आसपास होगा। और वहीं हमने देखा था कि इंडस्ट्री पी लगभग 21-22 के आसपास है, तो लगभग 3 गुना का डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर 134 रुपये पे लिस्ट होता है आईपीओ तो 3 गुना पीई, तो काफ़ी ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। इसका पीई ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा है, 31 आई थिंक 30 और 31 इसका पीई था, तो बाकी पीएस के कंपेरिजन में ऑलरेडी ही वो बहुत ज़्यादा है, तो लिस्ट होने के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। हालांकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए ना इसके लिस्टिंग गेन की उम्मीद हम कर सकते हैं, बशर्ते ये जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहे ये आईपीओ क्लोज होने तक। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करके और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, तो मेरे हिसाब से आपको शायद थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होगी, बिकॉज लिस्टिंग गेन के लिए तो ये आईपीओ ठीक है, आपने अप्लाई किया, आपको आईपीओ मिला, आपको शेयर्स अलॉट हुए, आपने लिस्टिंग डे वाले दिन प्रॉफिट लेके आप इससे बाहर निकल गए, तो ठीक है, क्योंकि पूरी उम्मीद है जैसे जैसे ये लिस्ट होगा ना, ये औंधे मुँह गिरेगा और एक अपने प्राइस को करेक्ट करेगा। तो जब ये नीचे आए और सही पीई पे मिले, तब इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, मेरी सलाह तो यही रहेगी। बाकी जैसे मैंने कहा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं या अपने विवेक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। उम्मीद है आपको अपने सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है इस आईपीओ को लेकर, या किसी और आईपीओ पर आप वीडियो चाहते हैं, या किसी और शेयर्स पर आप कुछ राय जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दस्तक दे सकते हैं निसंकोच। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।